स्वागत है आप लोगों का मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और किसी ज़माने में समझा जाता था कि यह सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर है और चैप्टर तो वही है, डिफ़िकल्टी भी वही है, परंतु बच्चों के सुविधा के लिए इसे थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास किया गया है। कैसे? हम लोग के ज़माने में इससे आधारित जो प्रश्न आता था वो 20 नंबर का हुआ करता था, 18 नंबर का, शायद 18 नंबर का हुआ करता था और कंपलसरी रहता था। आज कंपलसरी नहीं है, लेकिन जानना कंपलसरी है, इसलिए कि हर एक चैप्टर ही कंपलसरी है और इसको सीखना इसलिए भी ज़रूरी है। आगे चलकर कंपटीशन में आप लोग जहाँ भी बैठिएगा ये सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न वहाँ पर रहता है। बहुत ज़्यादा तो मददगार नहीं है, लेकिन ये थॉट अगर बेसिक रूप से यहाँ से लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सहूलियत होगी। सिलोजिज्म इस चैप्टर का नाम है। हिंदी में इसको न्याय अनुमान या न्याय तर्क भी कहते हैं। देखते हैं हम लोग समझते हैं। हम प्रयास करेंगे जितना आसानी से आप लोग को समझाया जाए और हम बार बार कहते हैं कि रिवीजन करके बैठिए। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको कई ठो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे रूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इनटू प्रोपोजिशन, वचन रूपांतरण का नियम वो अच्छी तरह से कंठस्थ होना चाहिए। पदों के व्याप्ति से संबंधित जो नियम है, किस वचन में कौन सा पद व्याप्त होता है वो ज़रूरी चाहिए। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट कम से कम 2 ठो आपके पास रहे तो बाकी हम समझा लेंगे। आते हैं आज के आलोच्य विषय पर। सिलोजिज्म, इसको न्याय अनुमान कहा जाता है। चलिए परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। मोबाइल नंबर दिया गया है, कोई प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर बात करें हमसे, बिना संकोच का बात करें। देखिए, न्याय अनुमान एक प्रकार का माध्यम अनुमान है जिसमें परस्पर संबंधित 2 आधार वाक्यों से एक निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। जो लोग अंग्रेजी में फॉलो कर रहे हैं उन लोग को थोड़ा सुविधा हो जाएगा परिभाषा दे देने पर। सिलोजिज्म इज ए काइंड ऑफ मीडिएट इन्फरेंस इन व्हिच द कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम 2 इंटर रिलेटेड प्रेमाइसेस। ठीक ना? तो जैसा कि हम जानते हैं कि माध्यम अनुमान, इससे पहले हम लोगों ने कन्वर्सन सीखा, ऑब्वर्सन सीखा, ऑपोजिशन और प्रोपोजिशन सीखा। वो तीनों ही अमाध्यम अनुमान था, इमीडिएट इन्फरेंस था। हमने पहले ही कहा था कि आधार वाक्यों के संख्या के ऊपर निर्भर करता है कि कोई सिलोजिज्म, कोई इन्फरेंस मीडिएट है कि इमीडिएट है, माध्यम है कि अमाध्यम है। ये सिलोजिज्म एक प्रकार का माध्यम अनुमान है। जैसा माध्यम अनुमान में, अमाध्यम अनुमान में होता था कि एक प्रमाइस से कंक्लूजन आ जाता था। जो सेंटेंस दिया आता था उसको लॉजिकल फॉर्म में लाते थे, ब्रैकेट में कन्वर्टेंट या ऑब्वर्टेंट लिखते थे, उससे कंक्लूजन आता था कन्वर्स या ऑब्वर्स। ठीक ना? तो एक प्रमाइस से कंक्लूजन आ जाता था, इसलिए वो अमाध्यम इमीडिएट था। आज हम लोग सिलोजिज्म सीखने जा रहे हैं, यह एक प्रकार का माध्यम अनुमान है। तो माध्यम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक प्रमाइस से कंक्लूजन नहीं आएगा, एकाधिक प्रमाइसेस होगा, एक से अधिक प्रमाइसेस रहेगा। देखते हैं हम लोग उदाहरण। देखिए यहाँ पर, ऑल मैन आर मॉर्टल, राम इज़ ए मैन, देयरफॉर राम इज़ मॉर्टल। यहाँ पर 3 सेंटेंस है, देख रहे हैं हम लोग। परिभाषा में एक बार फिर से चल जाते हैं। कह रहा है कि न्याय अनुमान एक प्रकार का माध्यम अनुमान है। माध्यम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक प्रमाइस से कंक्लूजन नहीं आएगा, एकाधिक प्रमाइस चाहिए हमको। देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर 2 प्रमाइस है, एक कंक्लूजन आया है। ठीक है, बस और कुछ खास नहीं है परिभाषा में। एक प्रकार का माध्यम अनुमान है जिसमें परस्पर संबंधित 2 आधार वाक्यों से, ये दोनों आधार वाक्य हैं, इन दोनों आधार वाक्यों से एक निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। ठीक ना? यहाँ पर देयरफॉर का साइन है, इसका मतलब ये निष्कर्ष हो गया या कंक्लूजन हो गया। और ये कंक्लूजन इन दोनों सेंटेंसों से आया है, प्रेमाइसों से आया है। ठीक ना? ये हो गया प्रेमाइस, ये हो गया प्रेमाइस, ये हो गया कंक्लूजन। अब इन प्रमाइसों में से ऊपर वाला को मेजर प्रमाइस कहा जाता है, बीच वाला को माइनर प्रमाइस कहा जाता है, नीचे वाला को कंक्लूजन कहा जाता है। इसलिए नहीं कहा जाता कि ये ऊपर है ये बीच में है। ऊपर वाला को मेजर, बीच वाला को माइनर, हम खाली समझने की सुविधा के लिए कह रहे हैं। ये सब का परिभाषा है, परिभाषा हम आगे चलकर देख रहे हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा।
न्यायानुमान किसे कहते हैं। अब आते हैं न्याय के नियमावली। जैसे हमने कन्वर्सन सीखा, कन्वर्सन के 4 नियम सीखा, ऑब्वर्सन सीखा तो ऑब्वर्सन के 4 नियम सीखा। उसी प्रकार हम लोग सिलोजिज्म सीखने जा रहे हैं तो सिलोजिज्म के 10 नियम है, ठीक ना। सिलोजिज्म के 10 नियम है, जिसमें से आज हम 2 के बारे में विस्तारित रूप से बात करेंगे। और एक बहुत ही अच्छा बात यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर ये 2 नियम आपने ठीक से समझ लिया तो लाइफ झिंगा लागा। क्या मतलब इसका, सिलोजिज्म आधा आधी आपने समझ लिया, और समझना कुछ कठिन नहीं है। देखते हैं पहला नियम क्या कह रहा है, देखते हैं। कहता है कि प्रत्येक न्याय अनुमान में 3 तर्क वाक्य होते हैं। तो ये कोई अंधा भी समझ सकता है इस बात को। कह रहा है कि एक माध्यम अनुमान है जिसमें परस्पर संबंधित 2 आधार वाक्यों से एक निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। तो 2 आधार वाक्य रहेगा, 2 निष्कर्ष रहेगा, 3 वाक्य रहेगा ही। ये तो कोई भी समझ सकता है भाई, इसमें नया क्या है समझना, ठीक ना। तो पहला नियम क्या कह दिया कि प्रत्येक न्याय अनुमान में 3 तर्क वाक्य होते हैं। इन तीनों तर्क वाक्यों में से एक को मेजर प्रमाइस कहते हैं, दूसरा को माइनर प्रमाइस कहते हैं, और तीसरा को कंक्लूजन कहते हैं, ठीक। उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण जो हमने दिया हुआ है ऊपर वाला, ऑल मैनर मॉडल, ये हो गया आपका मेजर प्रमाइस, MAJOR मेजर, प्रेमाइस PREMISE प्रेमाइस। बीच वाला हो गया माइनर प्रमाइस, MINOR माइनर, प्रेमाइस PREMISE प्रेमाइस। और ये देयरफॉर का साइन है ही यहाँ पर, कोई भी समझ सकता है। ये हो गया कंक्लूजन। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया मेरा पहला नियम, खत्म, बहुत आसान था। अब आते हैं थोड़ा दूसरा नियम में। कहने का मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि 2 नियम समझ लो तो सब आधा आधी हो गया। तो पहला नियम समझने में तो चुटकी का काम था। तो जाहिर है कि जितना कठिनाई है दूसरे वाला नियम में है। देख लेते हैं वो कितना बड़ा बेर है, दूसरा वाला नियम को भी देख लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि प्रत्येक न्याय अनुमान में ठीक 3 पद होते हैं। ठीक, ठीक का मतलब एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब क्या हो गया कि ना तो 3 से ज़्यादा होगा ना तो 3 से कम होगा, ठीक ठीक 3 ही पद होना चाहिए। अब एक सवाल उठता है कि 3 पद होना चाहिए। आप कह रहा है कि 3 ठो सेंटेंस होगा। अगर 3 ठो सेंटेंस होगा तो हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट तो रहेगा। टर्म कहने का मतलब पद, तो वर्ड जिसे हम लोग कहते हैं। आमतौर पर हम लोग स्टार्टिंग में क्वांटिफायर रहता है, उसके बाद में सब्जेक्ट टर्म रहता है, उसके बाद में कॉपुलर रहता है, उसके बाद प्रेडिकेट रहता है, यही तो रहता है। तो हम लोग टर्म कहने का मतलब आमतौर पर इन ब्रॉड सेंस हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझते हैं। व्यापक अर्थों में टर्म का मतलब हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझते हैं, क्वांटिफायर और कॉपुला को नहीं समझते, ठीक ना। तो अगर टर्म्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हुए, ठीक है, तो 3 ठो सेंटेंस है। तो 3 ठो अगर सेंटेंस है और हर सेंटेंस में एगो सब्जेक्ट एगो प्रेडिकेट रहेगा ही, तो इसके अनुसार 3 दूनी 6 पद होना चाहिए। फिर से कहें एक बार, कहा गया है कि प्रत्येक न्यायानुमान में 3 पद होना चाहिए। ठीक 3 ही पद होना चाहिए, ना तो 3 से कम ना तो 3 से ज़्यादा, ठीक। अब दूसरी ओर आता है कि हर न्यायानुमान में कहता है कि 3 गो वाक्य होगा, तर्क वाक्य होगा। अगर 3 तर्क वाक्य होता है तो हर तर्क वाक्य का एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होगा ही। इस हिसाब से देखा जाए तो 3 दूनी 6 पद होना चाहिए। लेकिन 6 पद नहीं होता, आगे चल के देखिए इसी में कह रहा है जिनका पुनरुक्ति होता है। पुनरुक्ति होता का मतलब हर एक टर्म एक बार करके फिर आता है, रिपीटेशन होता है उसका, ठीक ना। तो 3 ही टर्म होते हैं और हर टर्म एक बार करके और आ जाता है। तो दिखने में हो सकता है कोई कहे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिलाकर 6 गो नज़र आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखा जाएगा तो वास्तव में 3 ही पद होता है जिसका पुनरुक्ति हो जाता है। प्रैक्टिकली कर देखते हैं इस बात को। चलिए उदाहरण में आइए, यहाँ देखिए कि कह रहा है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, राम इज़ अ मैन, राम इज़ मॉर्टल। तो हम लोग देख रहे हैं कि राम और राम 2 बार आया, मैन और मैन 2 बार आया, मॉर्टल और मॉर्टल 2 बार आया। तो 3 ही पद है और हर पद 2 बार करके आ गया है, ठीक। स्पष्ट हुआ ये बोला, प्रत्येक न्यायानुमान में ठीक 3 ही पद होते हैं जिनका पुनरुक्ति होता है। अब
अगर 3 पद ना हो तो क्या हो सकता है? 3 से ज़्यादा पद होगा ना। 3 से ज़्यादा कितना हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अगर ऐसा कभी नजर आ जाए तो उस अनुमान में दोष हो जाएगा। दोष को कहेंगे हम लोग फैलासी ऑफ 4 टर्म्स। फैलासी ऑफ 4 टर्म्स। फैलासी का मतलब होता है दोष। नियमों का उल्लंघन होता है तो अनुमान में दोष उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो उसको फैलासी ऑफ 4 टर्म्स कहेंगे, यानी 4 पद का दोष। पदों की संख्या 4, 5, 6 जितना भी हो, जिससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, 3 ही तो वाक्य रहेगा, ठीक ना। तो उसको फैलासी ऑफ 4 टर्म ही कहेंगे। 4 टर्म हो तो भी, 5 हो तो भी, 6 हो तो भी। एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे, इसको साफ करेंगे बोर्ड को, फिर हम एग्जाम्पल्स देंगे। तो इस नियम का जब उल्लंघन होता है तो 2 प्रकार का दोष होता है। पहला दोष तो हो गया आपका फैलासी ऑफ 4 टर्म्स। अच्छा, एक बात और कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, कभी कभार ऐसा भी होता है कि पद का स्पेलिंग सेम हो, उच्चारण सेम हो, लेकिन मीनिंग अलग हो। कभी कभार ऐसा होता है। जैसे मौखिक रूप से दे रहे हैं, चूंकि यह सिलेबस से बाहर है इसलिए केवल मौखिक रूप से सुना दे रहे हैं इस बात को। जैसे हम कह सकते हैं कि ऑल डेट्स आर फ्रूट्स, 15th अगस्त इज अ डेट, देयरफॉर 15th अगस्त इज अ फ्रूट। गौर कीजिए इस बात, उदाहरण में हमने कहा क्या, ऑल डेट्स आर फ्रूट्स। यहाँ पर DATE डेट, DATE डेट का मतलब खजूर हो। ऑल डेट्स आर फ्रूट्स, तो यहाँ पर कहने का मतलब डेट का मतलब खजूर। और जब हम दूसरा वाक्य ले रहे हैं कि 15th अगस्त इज अ डेट, यहाँ पर DATE वही स्पेलिंग है, वही उच्चारण है, लेकिन मीनिंग अलग है। यहाँ पर डेट का मतलब है तारीख। और कंक्लूजन जो निकाल दिया, क्या निकला कि 15th अगस्त इज अ फ्रूट, 15 अगस्त एक फल है, जो कि गलत है। समझ में आ रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं तो विकृति हुआ है, वरना ये मजाक ना बन गया होता। तो ऐसा क्यों हुआ ना, यहाँ पर डेट जो है, डेट शब्द का 2 अर्थों में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इस दोष को हम लोग फैलासी ऑफ एम्बिगुइटी कहते हैं। एम्बिगुइटी का मतलब होता है अनेकार्थकता, अनेकार्थकता। या इसी को फैलासी ऑफ इक्विवोकेशन भी कहते हैं। फैलासी ऑफ इक्विवोकेशन, EQUIVOCATION। वोकेशन का मतलब होता है उच्चारण, इक्वी का मतलब समान। तो हिंदी में इसको समोच्चारण का दोष कह सकते हैं। समोच्चारण मतलब क्या हुआ, एक समान उच्चारण है परंतु अर्थ अलग है, तो समोच्चारण का दोष हो सकता है या फिर अनेकार्थकता का दोष हो सकता है, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हमको फैलासी ऑफ 4 टर्म्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा और थोड़ा सा आते हैं। हमने कहा था कि 2 नियम समझ लिया तो सिलोजिज्म आधा समझ लिया। इसमें थोड़ा सा चीज़ अभी छूटा हुआ है। ये तो समझ में आ गया कि प्रत्येक नियम में ठीक 3 ही पद होना चाहिए, और ये 3 पद से अगर ज़्यादा होगा तो 4 पद का दोष हो जाएगा। अब इन तीनों पदों की परिभाषा को थोड़ा सा समझ लिया जाए। जैसे देखिए, आमतौर पर बच्चे लोग कन्फ्यूज कहाँ पर हो जाता है। ये देखिए, प्रत्येक न्याय अनुमान में 3 तर्क वाक्य होते हैं, ये कह रहे हैं पद होते हैं, तो ये पद और वाक्य के अर्थ में वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जाता है प्रेमाइस, यहाँ पर कहा जाता है टर्म। एक ही ऐसा नाम है, मेजर प्रेमाइस, यह है मेजर टर्म, माइनर प्रेमाइस, यह है माइनर टर्म। तो ये टर्म और प्रेमाइस में कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों का अक्सर, जबकि कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। टर्म का मतलब होता है पद, पद का मतलब एक शब्द, केवल शब्द समझिए इसको, ठीक ना। और ये तो पूरा वाक्य समझ रहे हैं। इंग्लिश में इसको टर्म कहेंगे और इसको प्रेमाइस कहेंगे। प्रेमाइस का मतलब वाक्य होता है। वाक्य का मतलब क्या होगा, शब्दों का समन्वय, ढेर सारे शब्द को मिलाकर एक वाक्य बनता है। जब कोई अर्थ प्रकट करता हो तो वाक्य बनता है। और शब्द का मतलब ढेर सारे वर्ण को, अ आ क वर्ण को जोड़कर एक शब्द बनता है। तो जिस प्रकार उंगली और पोरुआ में अंतर है, ये एक पोरुआ, ये दूसरा पोरुआ, ये तीसरा पोरुआ, तो ये 3 पोरुआ को मिलकर एक उंगली बना है। तो ये उंगली हो गया मेरा वाक्य और एक एक पोरुआ हो गया मेरा टर्म। कंफ्यूज नहीं होना है, यही इसकी जटिलता में लोग खो जाता है कि जैसा जो लगता है देखने में, कहाँ टर्म बोल रहे हैं, कहाँ प्रेमाइस बोल रहे हैं। अरे जब प्रेमाइस बोल रहे हैं तो दिमाग में एक सेंटेंस आएगा, पूरा लाइन आएगा।
और जो टर्म बोल रहे तो दिमाग में एक पद आएगा, एक शब्द आएगा, ठीक ना। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। और देखते हैं आगे चलकर मेजर टर्म किसे कहते हैं, इसका परिभाषा पूछता है। व्हाट इज मेजर टर्म, व्हाट इज माइनर टर्म, व्हाट इज मिडिल टर्म, तो बताते हैं। तो इसको इस प्रकार से याद रखना है, कंक्लूजन CONCLUSION कंक्लूजन के प्रेडिकेट को PREDICATE कंक्लूजन के प्रेडिकेट को मेजर टर्म कहते हैं। और ये माइनर कहते हैं कंक्लूजन के सब्जेक्ट को CONCLUSION कंक्लूजन के सब्जेक्ट को SUBJECT, ठीक ना। आइए उदाहरण में आइए, ये है आपका कंक्लूजन, ठीक। तो ये जब कंक्लूजन है तो कंक्लूजन का सब्जेक्ट कौन वाला है, सब्जेक्ट है राम, यही ना, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या हो गया, ये हो गया आपका मॉडल। तो कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है ये हो गया आपका माइनर टर्म, कंक्लूजन का सब्जेक्ट हो गया माइनर टर्म, ठीक ना, S। और कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट है वो होता है मेजर टर्म, P। इसको सिंबलाइज करते हैं इस प्रकार से, माइनर टर्म को हम लोग S से सिंबलाइज करते हैं, माइनर टर्म को हम लोग S से सिंबलाइज करते हैं, और मेजर टर्म को P से सिंबलाइज करते हैं। प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन P, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, ठीक ना। और मिडिल टर्म को सिंबलाइज करते हैं हम लोग M से। हम लिखेंगे यहाँ पर परिभाषा, पहले ये दोनों को समझ लें हम लोग। तो ये राम और राम, ये हो गया मेरा SS, कोई समझ में आया, ये दोनों माइनर टर्म हो गया। और ये मॉडल और मॉडल ये हो गया मेरा PP यानी कि मेजर टर्म हो गया। और ये मैन और मैन ये हो गया मेरा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब होता है, इसको हेतु भी कहते हैं, हेतु पद, या फिर इसको मध्य पद भी कहते हैं। मेजर का मतलब होता है बड़ा, तो इसको हम लोग बृहद कह सकते हैं, बृहद पद। माइनर का मतलब होता है छोटा, इसको हम लोग लघु पद कहते हैं। उसी प्रकार इसको हम लोग बृहद आधार वाक्य, लघु आधार वाक्य, निष्कर्ष वाक्य कह सकते हैं। मेजर का मतलब बड़ा, बात बात में कहते हैं ना, अरे वो गैस्ट्रिक का ऑपरेशन हो तो मेजर ऑपरेशन है, आज एगो मेरा बहुत वाइटल मेजर काम है, तो मेजर का मतलब बड़ा होता है या प्रधान होता है। और माइनर का मतलब छोटा, वो थोड़ा माइनर मिस्टेक है, मतलब छोटा मोटा। तो मेजर का मतलब बड़ा और माइनर का मतलब छोटा। इसको शुद्ध हिंदी में मतलब बृहद माने बड़ा और लघु मतलब छोटा, ठीक ना। बृहद पद और बृहद आधार वाक्य, लघु पद, लघु आधार वाक्य। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिडिल टर्म कहते हैं ये जैसे हमने लिखा कंक्लूजन का प्रेडिकेट, कंक्लूजन का सब्जेक्ट, उसी प्रकार इसको हम लोग याद रखते हैं कंक्लूजन में एब्सेंट, CONCLUSION कंक्लूजन में एब्सेंट, ABSENT, ठीक ना। कंक्लूजन में एब्सेंट देखते हैं हम लोग। कंक्लूजन में एब्सेंट मिडिल टर्म मैन दोनों प्रमाइसों में है मैन, है ना। लेकिन कंक्लूजन में मैन कहीं नजर आ रहा है, यहाँ पर S और P है, M तो है ही नहीं। यही है मध्य पद। मध्य पद का काम क्या है ना, दोनों प्रमाइसों में उपस्थित रहकर माइनर और मेजर के बीच में एक रिलेशन बना देता है। बस हम बच्चा लोग को समझाते हैं, अक्सर ये प्रश्न पूछता भी है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ मिडिल टर्म इन अ सिलोजिज्म, व्हाट इज द रोल ऑफ अ मिडिल टर्म इन अ सिलोजिज्म। एक न्याय अनुमान में मध्य पद का कार्य क्या होता है। तो मध्य पद का कार्य हम बच्चों लोग को ये उदाहरण से समझाते हैं कि शादी में दलाल जो होता है, वो दलाल का काम मध्य पद का है। बिचौलिया कहते हैं ना उसको, बीच का काम करने वाला। क्या वो वर पक्ष को भी जानता है, कन्या पक्ष को भी जानता है। उसका काम है वर पक्ष और कन्या पक्ष को मिला देना। शादी ना तो वो खुद लड़की से करता है ना लड़का से करता है, शादी में वो गायब रहता है। शादी का जो मूल फंक्शन है वहाँ पर बिचौलिया का कोई काम नहीं है। तो वो क्या किया, वर पक्ष और कन्या पक्ष को मिला दिया। यहाँ पर वर पक्ष का मतलब हो गया मेजर, कन्या पक्ष में हो गया माइनर। तो मेजर और माइनर को मिला देता है, मिडिल अपने खुद गायब हो जाता है। उसका काम ही दोनों को मिला देना है। देख रहे हैं हम लोग कि दोनों प्रमाइसों में मैन उपस्थित रहा। हमने परिभाषा भी दिया, परिभाषा में भी कहा है जिसमें परस्पर संबंधित दो आधार वाक्यों से, मतलब ये दोनों संबंधित है। ये संबंध कैसे उत्पन्न हो रहा है ना, दोनों में मैन कॉमन रहकर एक संबंध उत्पन्न कर रहा है। अगर मैन नहीं रहता
तो इन दोनों में कॉमन मैन नहीं रहता तो ये दोनों सेंटेंस जुड़कर ये कंक्लूजन नहीं आ सकता था। आगे चलकर हम लोग देखेंगे, सवाल करेगा कि अगर दोनों ही आधारवाक निषेधात्मक हो तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? न वर पक्ष भी राजी नहीं है, कन्या पक्ष भी राजी नहीं है, तो बिचौलिया शादी करा लेगा? नहीं करा सकता है। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसका सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट का रिलेशन नहीं बनेगा। अब मिडिल टर्म जो है या तो सब्जेक्ट में बैठेगा तो प्रेडिकेट में बैठेगा। तो इस प्रकार अगर मेजर प्रोमाइस में भी संबंध नहीं बैठेगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट में, माइनर प्रोमाइस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं बैठेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या होता है? दोनों के रिलेशन को स्वीकार किया जाता है। कहा जाता है कि सम मैन आर नॉट सेल्फिश। इसका मतलब क्या हो गया कि सेल्फिशनेस के साथ कुछ मनुष्य का संबंध है नहीं है संबंध। तो मैन के साथ सेल्फिशनेस का संबंध ना होना, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में रिलेशन टूट रहा है, नहीं हो रहा है, कट रहा है। ई प्रोपोजिशन रहता है तो उसमें भी वही होता है। इसीलिए दोनों प्रेमाइस अगर नेगेटिव हो तो उससे कंक्लूजन नहीं आता। ये हमारा सिलोजिज्म का रूल में है, बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक न्याय अनुमान में 3 तर्कवाक्य होते हैं। दूसरा नियम हमने देखा कि प्रत्येक न्याय अनुमान में ठीक 3 पद होते हैं। 3 से अगर ज़्यादा पद हो 4 पद का दोष हो जाता है। 4 पद होने का एक तरीका और भी है कि एक ही जैसा उच्चारण हो, एक ही जैसा स्पेलिंग हो, लेकिन वर्ड्स का मीनिंग अलग हो, तो उसमें अनेकार्थकता का दोष हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उदाहरण लेंगे, अनेकार्थकता के दोष का 2-4 उदाहरण लेते हैं। समुच्चारण का उदाहरण का दोष देना नहीं है क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी कभी मौका लगे तो देखा जाएगा बाद में। फिलहाल सिलेबस को लेकर चलते हैं। ये थैलेसेस 4 टर्म्स वाला हम उदाहरण यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए हमने 3 उदाहरण लिखा है। ये यहाँ पर कंक्लूजन है। 2 नंबर वाला थोड़ा कठिन है, कठिन से हम आसान की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा था कि प्रत्येक न्याय अनुमान में 3 पद होना चाहिए ना। 3 वाक्य तो हमको दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ तीनों उदाहरण में 3-3 वाक्य है। ये तो अंधा भी देख सकता है। अब 3 पद होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि इज RM कॉपुला है। कॉपुला से आगे जो रहता है सब्जेक्ट और उसके बाद जो रहता है प्रेडिकेट। ये कॉन्सेप्ट तो आपका दिमाग में होगा। अब आते हैं 2 नंबर वाला से शुरू करते हैं। देखिए, इज यहाँ पर है तो ये कॉपुला हो गया, मतलब यह एक टर्म हो गया, और यहाँ से लेकर ये एक दूसरा टर्म हो गया। यह एक टर्म है, यह एक टर्म है। यहाँ इज से पहले एक टर्म हो गया, इज के बाद एक टर्म हो गया। तो आगे जो उदाहरण हमने लिया था वहाँ पर देखिए कि राम को हमने SS लिखा था, मॉर्टल को हमने PP लिखा था, और मैन को हमने MM लिखा था। 3 टर्म था, ठीक ना। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। दसन एकदम सेम चीज़ है। तो चलिए, एक हो गया। ये ओबीडियंट टू द हायर ऑफिसर और ओबीडियंट टू द हायर ऑफिसर, ये दोनों सेम चीज़ मिल गया हमको। ये हो गया 2 और 2। ये हो गया माइनर टर्म, ये हो गया मेजर टर्म, ये हो गया मेजर टर्म। ठीक है। अब मिडिल टर्म, जैसे मैन और मैन था, मैन का मतलब यहाँ पर MEN है, यहाँ पर MN, दोनों मैन का मतलब एक ही होता है बाबा। ये प्लूरल फॉर्म में हमने लिखा था, ये सिंगुलर फॉर्म में, डजंट मैटर। मैन का मतलब मनुष्य होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया। ये कह रहा है कि द फादर, और ये कह रहा है ओबीडियंट टू हीज फादर। बात को समझिए, एक है पिता खुद और एक ऐसा व्यक्ति जो पिता के प्रति समर्पित है। एक अलग सत्ता हो गया ना, ये फादर, ये हो गया 3, और एक अलग सत्ता या व्यक्ति जो उसके फादर के प्रति समर्पित है, ये हो गया 4। ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे इस न्याय अनुमान में 3 से अधिक पद है, इसलिए इस अनुमान में चतुष्पदीय दोष हुआ है। चतुष्पदीय दोष, 4 पद है इसीलिए चतुष्पदीय। चतु का मतलब 4 होता है, तो चतुष्पदीय दोष हुआ है। ठीक है, चतुष्पदीय दोष इसको हम लोग कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आइए, C, ये हो गया। देखते हैं, इज से पहले यह एक टर्म हो गया, इज के बाद और एक टर्म हो गया, इज के पहले एक टर्म हो गया, इज के बाद और एक टर्म हो गया,
इज के पहले एक टर्म हो गया, इज के बाद और एक टर्म हो गया। देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया मामला। यहाँ पर है सी और ये है ग्रेटर देन सी, मतलब सी से बड़ा। ये दूसरा चीज हो गया ना। ये है सी और ये कह रहा है सी से बड़ा, मतलब दूसरा कुछ जो सी से बड़ा है। ये है बी, ये कहता है ग्रेटर देन बी, बी से भी बड़ा। ये है ए और ये कहते हैं ग्रेटर देन ए, ए से भी बड़ा। 6 पद हो गया। यहाँ पर एक भी पद का पुनरुक्ति नहीं हुआ है, एक भी पद का पुनरुक्ति नहीं हुआ है। तो यहाँ पर केवल कितना पद हो गया, सब मिलाकर 6 पद हो गया। बस मजा आने के लिए हमने ये उदाहरण दिया। यहाँ पर 3 से ज़्यादा हुआ था, एक पद 4 पद चतुष्पदीय दोष लिखा। यहाँ पर 6 पद हो गया, तो इसको क्या हम षटपदीय दोष लिखेंगे? नहीं, इसको भी वही लिखेंगे, चतुष्पदीय दोष। ठीक ना। इसी प्रकार लिखेंगे, दिए गए न्यायानुमान में 3 से अधिक पद हैं, अतः यहाँ चतुष्पदीय दोष हुआ है। इस उदाहरण से बात और समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए यहाँ पर 36, ये है 36, ये दोनों सेम हो गया। ये है ए लिटिल नंबर, ये है ए लिटिल नंबर, ये दोनों सेम सेम है। लिटिल नंबर सेम सेम है। ये है 6, ये है 6 × 6। 6 तो यहाँ भी दिख रहा है, 6 यहाँ भी दिख रहा है। तो यहाँ पर केवल 6 है, यहाँ पर 6 गुने 6 है, क्योंकि ईज के बाद एक टर्म, ईज के बाद दूसरा टर्म, ईज के बाद एक टर्म, पहले दूसरे ओर, ईज के पहले हो एक टर्म, ईज के बाद दूसरा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी 4 पद हुआ है, इसमें फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स हो गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया आपको? अब यहाँ एक छोटा सा बात अगला बार छूट गया था, मतलब इसी में छूट गया था। जैसे इसको ऊपर वाला को हम लोग मेजर प्रमाइस कहते हैं, माइनर प्रमाइस कहते हैं। हम ये बता रहे थे कि खाली ऊपर लिखा जाता है, इसलिए मेजर प्रमाइस नहीं। ये याद रखने के लिए, सुविधा के लिए हमने कहा था कि ऊपर जो आता है वो मेजर प्रमाइस। इसका परिभाषा है, परिभाषा कैसे देते हैं हम लोग? प्रश्न पूछता है व्हाट इज मेजर प्रमाइस, व्हाट इज माइनर प्रमाइस, तो हम इसको परिभाषा कैसे देंगे ना? परिभाषा के लिए हम लोग याद रखेंगे जो दूसरा नियम हमने कहा था कि कंक्लूजन के सब्जेक्ट को माइनर टर्म कहते हैं। कंक्लूजन के सब्जेक्ट को माइनर टर्म कहते हैं, और माइनर टर्म का पुनरुक्ति जिस वाक्य में होता है उसे माइनर प्रमाइस कहते हैं। इसको माइनर प्रमाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें माइनर टर्म पाया जा रहा है। माइनर टर्म क्या है ना? कंक्लूजन का सब्जेक्ट को माइनर टर्म कहते हैं, और माइनर टर्म का रिपीटेशन जिस वाक्य में होता है, ये 2 वाक्य जिस वाक्य में होता है उसको माइनर प्रमाइस कहते हैं। तो देख रहे हम लोग के बीच वाला वाक्य में हमको रिपीटेशन मिला है राम का, इसलिए इसको माइनर प्रमाइस कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, कंक्लूजन के सब्जेक्ट को माइनर टर्म कहते हैं, और माइनर टर्म के पुनरुक्ति जिस आधार वाक्य में होती है उसे अप्रधान आधार वाक्य या लघु आधार वाक्य कहते हैं। लघु पद की पुनरुक्ति जिस वाक्य में होगा वह लघु वाक्य कहलाएगा। उसी प्रकार कंक्लूजन के प्रेडिकेट को मेजर टर्म कहते हैं, और मेजर टर्म का रिपीटेशन जिस प्रमाइस में होता है उसको मेजर प्रमाइस कहते हैं। इसे सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो माइनर टर्म किसे कहते हैं, मेजर टर्म किसे कहते हैं, बता सकते हैं हम लोग? कंक्लूजन के सब्जेक्ट को माइनर टर्म कहते हैं। माइनर प्रमाइस किसे कहते हैं ना? जिस प्रमाइस में माइनर टर्म का पुनरुक्ति होता है वो माइनर प्रमाइस कहलाता है। मेजर टर्म किसे कहते हैं ना? कंक्लूजन के प्रेडिकेट को मेजर टर्म कहते हैं। मेजर प्रमाइस किसे कहते हैं ना? मेजर टर्म की रिपीटेशन जिस प्रमाइस में होता है वो मेजर प्रमाइस कहलाता है। मिडिल टर्म किसे कहते हैं? तो जो पद दोनों आधार वाक्यों में उपस्थित हो परंतु निष्कर्ष में अनुपस्थित हो वह हेतु पद, मध्य पद या मिडिल टर्म कहलाता है। ठीक है, मिडिल टर्म का बार बार पूछता है, मिडिल टर्म किसे कहते हैं? तो हम लोग यही कहेंगे द टर्म एब्सेंट इन कंक्लूजन। कहने का मतलब वह पद जो दोनों आधार वाक्यों में उपस्थित हो परंतु निष्कर्ष में अनुपस्थित हो उसे मध्य पद हेतु पद कहा जाता है। क्लियर? ये 2 नियम समझ में आ गया होगा। अब आगे चलकर हम लोग अगला दिन और 4 नियम सिखाएंगे। देखते हैं। थैंक यू।